हेलो एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि आप लोग के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। तो मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि ये टाइम टेकिंग होता है, इसको इतनी कम समय में मतलब नहीं खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसको कोशिश करेंगे कम समय में खत्म करने की, और उतना ही पढ़ेंगे जितना बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले कुछ एक इसमें प्लॉट जो है, इस मॉडर्न फिजिक्स को क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसका प्लॉट आप समझ लीजिए कि जो 16th सेंचुरी थी उस टाइम लोग लाइट को समझने की कोशिश कर रहे थे कि व्हाट इज़ लाइट, होती क्या है, ठीक है। और जब जब लोगों ने लाइट को लगा कि इसको समझ चुके हैं, ठीक है, जैसे ही लाइट की अंडरस्टैंडिंग सबको आई, तुरंत ही लाइट ने अपना नेचर चेंज कर दिया और कुछ नया बिहेवियर दिखाया, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि लाइट होती है पार्टिकल, ठीक है। और लगभग सैकड़ों सालों तक, मतलब 100 सालों तक लोगों ने लाइट को पार्टिकल समझ के पढ़ा। मतलब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जैसे आइंस्टीन, ये सब लोगों ने न्यूटन की थ्योरी ही पढ़ के ये लोग साइंटिस्ट बने हैं। तो पहले आप टाइमलाइन को समझ लीजिए कि उस टाइम हो क्या रहा था। सबसे पहले न्यूटन ने दिया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी 1676 में। 1676 में न्यूटन ने दिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी और बताया कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे टाइनी मासलेस पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और उसके 2 साल के बाद हाइजन ने वेव थ्योरी दिया, लेकिन इनकी थ्योरी को किसी ने सही नहीं समझा और ये थ्योरी ऐसे ही पड़ी रही, और लगभग 100 सालों तक लोगों ने न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी पढ़ी, जिसमें उन्होंने बताया था लाइट एक पार्टिकल होती है, ठीक। और इसी टाइम पे लगभग 2 साल बाद हाइजन ने वेव थ्योरी लाइट की दे दी गई थी, लेकिन किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। उसके 100 साल बाद के आसपास लगभग, जब फोकाल्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और न्यूटन की थ्योरी को गलत साबित किया, तब लोगों ने हाइजन की वेव थ्योरी को एक्सेप्ट किया। और उधर ही 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ। थॉमस यंग ने 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया कि जो लाइट होती है वो वेव की तरह बिहेव करती है। इससे क्या हुआ कि अब सब लोग लाइट को वेव ही समझने लगे थे। उसके बाद फिर जेम्स मैक्सवेल आए, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आए, जिन्होंने ईएम वेव की थ्योरी दिया 1865 में, और ये अच्छे से कन्फर्म हो गया कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर ही रखती है। और इन्होंने अपनी 4 इक्वेशन भी दे दिया, और ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अगर आप बोर्ड में जा रहे हैं बैठने, तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बस 4 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। तो 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ईएम वेव थ्योरी दी और लाइट को पिक्चराइज कर दिया। इस तरह से लाइट की वेव थी ना, इस तरह से लाइट वेव होती है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से इन्होंने लाइट को पिक्चराइज भी कर दिया। उसके बाद उसी टाइम पे हर्ट्स जो साइंटिस्ट हैं, हर्ट्स ने ये एक्सपेरिमेंट करे थे बेसिकली ईएम वेव का नेचर समझने के लिए, ठीक है। तो उन्हें एक फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन हुआ। हर्ट्स एंड लेनर्ड एक्सपेरिमेंट करे थे 1887 में, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट को समझ नहीं पाए थे कि हो क्यों रहा है। उसके बाद आपको सबको पता है कि आगे की कहानी क्या थी। आगे आइंस्टीन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में एक्सप्लेन किया कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों हो रहा है, और इससे इन्होंने लाइट का पार्टिकल नेचर कन्फर्म कर दिया। और लाइट की एक दूसरा बिहेवियर दिया कि लाइट होती है पार्टिकल नेचर भी रखती है, और क्या कहते हैं, वेव नेचर भी रखती है। तो कहने का मतलब है लाइट डुअल नेचर रखती है। तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि लाइट कैसे पार्टिकल नेचर रखती है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कैसे एक्सप्लेन कर दिया। तो हम लोग देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग आगे समझेंगे हर्ट्स एंड लेनर्ड का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उस ऑब्जर्वेशन को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन है, उनको आप समझ लीजिए कि होते क्या हैं। जैसे हमने बोला कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपको पता है कि जब लाइट पड़ती है किसी मेटल सरफेस पे, तो लाइट की वजह से जब इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं तो उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बराबर होता है फाई इक्वल टू होता है एच एफ नॉट। जो एफ नॉट है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी जान लीजिए क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट स्टार्टेड इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के बाद इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लोग देखेंगे हर्ट्स एंड लेनर्ड ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हर्ट्स ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक कुलिश ट्यूब बनाई। तो ट्यूब कुछ इस टाइप की थी, इस तरह से, कुछ इस टाइप की वो ट्यूब थी, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लगाया एक कैथोड प्लेट और एक इधर लगाया एनोड प्लेट। यहाँ पे उन्होंने लगा दिया एक प्लेट कैथोड, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने एक प्लेट लगा दिया एनोड। और यहाँ से क्या किया, इसका ये यहाँ पे एक इन्होंने एक यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे एक इन्होंने ओपनिंग पाइप लगा, जिससे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो तो सीधा मेटल से पड़े। तो मतलब अगर इस तरह से लाइट इंसिडेंट हो रही है तो मेटल्स पे पड़े, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने यूवी रेस इंसिडेंट कराया, यूवी रेस। फिर इन्होंने इस सेटअप में एक बैटरी लगा दिया, इस तरह से एक बैटरी लगा ली। और ध्यान रहे जो बैटरी का निगेटिव सिरा था वो कैथोड से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये थी कैथोड प्लेट, और ये प्लेट हो गई एनोड प्लेट, ठीक है। और जो पॉजिटिव सिरा है वो एनोड से कनेक्ट कर दिया। और हम लोगों ने कितना वोल्टेज लगाया है इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया पैरेलल में, ये लगा दिया एक वोल्ट मीटर, ठीक है। और एक सीरीज में अमीटर लगा दिया गया, सीरीज में एक अमीटर लगा हुआ है।
तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी हो गया, ठीक है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन करने से पहले हम लोग ध्यान रखें कि इसमें सबसे पहले यूज़ करी रेड लाइट। सबसे पहले हम लोगों ने यूज़ करी रेड कलर की लाइट यूज़ करी, और जिसकी इंटेंसिटी थी 100 वाट सपोज करिए, ठीक है। इस पे इंसिडेंट कराया गया 100 वाट की लाइट, ठीक है, रेड लाइट 100 वाट की, और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। मतलब रिजल्ट क्या मिला? नो इमिशन, नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फिर उन्होंने क्या किया कि 100 वाट की जगह पे 500 वाट का बल्ब यूज़ किया, ठीक है। अभी भी देखा कि नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी भी कोई इमिशन नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि एनर्जी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम लाइट की वेव थ्योरी चलती थी, और हम जानते हैं कि वेव की अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाते हैं मतलब वॉट बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब एनर्जी बढ़ा रहे हैं, है ना। तो एनर्जी जब बढ़ रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने फिर 1000 वाट यूज़ किया, 1000 वाट का बल्ब यूज़ किया, और उस पर लाइट इंसिडेंट कराई मिडल पे, अभी भी कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। फिर उन्होंने ग्रीन लाइट का बल्ब जलाया, ठीक है। ग्रीन लाइट का जब बल्ब जलाया 100 वाट का, अभी भी देखा कि नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कोई इमिशन नहीं हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद उन्होंने फिर इंटेंसिटी बढ़ा दी, फिर उन्होंने 100 की जगह पे 500 वाट कर दिया, अभी भी कोई इमिशन नहीं हुआ, नो इमिशन। फिर उन्होंने 1000 वाट को कर दिया, 1000 वाट में भी कोई इमिशन नहीं हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन का। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। पहले रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी यूज़ करी थी, अब ग्रीन की यूज़ करी गई। अब ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा और बढ़ाया गया, मतलब डार्क ग्रीन का सपोज करिए बल्ब जलाया, ठीक है। जब इन्होंने डार्क ग्रीन का बल्ब जलाया तो देखा कि फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया। मतलब जब इन्होंने सिर्फ 50 वाट की ही बल्ब यूज़ किया था, और देखा इमिशन स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन का। मतलब यहाँ से फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाई थी इसका मतलब, ठीक है, और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड हो गया। मतलब जो ये जो एमीटर है इसमें समथिंग कोई थोड़ी सी अमाउंट की करंट दिख रही थी, यानी कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया। फिर इन्होंने इसको 50 वाट की जगह पे 100 वाट कर दिया। जब 100 वाट किया, अभी भी देखा कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी और करंट हल्की सी और बढ़ गई। करंट यहाँ आई थी तो सपोज करिए 2I हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, 500 वाट का बल्ब जलाया, और कौन सा? डार्क ग्रीन वाला बल्ब उन्होंने जलाया 500 वाट का। तो देखा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अभी भी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जो करंट है वो थोड़ी सी और बढ़ गई। मतलब इस बार करंट हो गई 4I सपोज करिए। इसी तरह उन्होंने जब 1000 वाट का बल्ब जलाया तो भी देखा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और करंट और जो है इस बार सपोज करिए 10I हो गई। इस बार इन्होंने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को अब और बढ़ाया, ठीक है। डार्क ग्रीन था, उसकी जगह पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया, मतलब ब्लू लाइन की जो इस बार लाइट बन गई होगी, ठीक है। तो ब्लू बल्ब उन्होंने जला के देखा, और जब ब्लू बल्ब जलाया तो देखा कि अभी भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और कुछ करंट मिल रही है, और जो करंट है वो आई सपोज करिए है, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसका इन्होंने इसी बल्ब को 50 वाट का जलाया था, अब कर दिया इन्होंने 100 वाट का, ठीक है। 100 वाट का किया तो फिर से वही रिजल्ट कि करंट इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं, और करंट डबल हो जा रही है, इस बार 2I हो गई। इस बार उन्होंने जब 1000 वाट का बल्ब जलाया, अभी भी देख रहे हैं कि फोटो करंट जो थी आई वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसे बोलते हैं फोटो करंट, ठीक है। तो वो देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ती चली जा रही है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन उस एक्सपेरिमेंट में देखे गए जो आपके सामने हैं। आप वीडियो को फिर से बैक थोड़ा जाइए, और ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने लिखे इसको फिर से देखिए। आप खुद ही इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करके एक्सप्लेन कर ले जाओगे। अब आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो डार्क ग्रीन कलर की जो लाइट पर ही इमिशन शुरू हुआ था, यहीं पे इमिशन पहली बार शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसी डार्क ग्रीन कलर की जो लाइट है, इसी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे थ्री शोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो जाएगी थ्री-शोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम लोग आगे समझते हैं कि कैसे कैसे वेरिएशन हुआ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको देखिए क्या होता है इसमें। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ रही है। तो उन्होंने डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए जब ग्राफ बनाया, यहाँ पे रख देते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। वही जो हम लोग वॉट में उसकी पावर को दे रहे थे, ठीक है, वॉट में जो बल्ब की पावर चेंज करते हैं वही होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और यहाँ पे रख देते हैं फोटो करंट IP, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ती चली जा रही है। यानी कि जो फोटो करंट IP होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस बात पे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। एक ये ऑब्जर्वेशन मिला, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो फोटो करंट है वो क्या है, एक्चुअल में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पर सेकंड वहाँ से मेटल की सरफेस एनोड जो कैथोड से निकल रहे होंगे, ठीक है। वो पर सेकंड निकल रहे होंगे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगी। यानी कि जब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रही है, फोटो करंट, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से एक खास बात पता लगी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अब दूसरे नंबर का ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अभी हम लोगों ने इंटेंसिटी को वेरी कराया था, अब क्या करते हैं, ये जो एक यहाँ पे पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल V को चेंज करेंगे, ठीक है। V की वैल्यू को चेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो करंट पर। तो जब ग्राफ ड्रॉ किया इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का मिला। उन्होंने क्या किया, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है। तो इस एक्सेस पे हम लोग बना लेते हैं पोटेंशियल V रख देते हैं, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर निगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे रख देते हैं फोटो करंट IP, ठीक। तो उन्होंने देखा कि जब पोटेंशियल 0 था तो
कुछ करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया तो क्या हुआ, करंट और बढ़ गई। मतलब करंट जो पहले यहाँ पे थी वो हल्की सी बढ़ी, ठीक है, उसके बाद उन्होंने और पोटेंशियल बढ़ाया, लेकिन अब क्या हुआ, करंट नहीं बढ़ रही, मतलब थोड़ी सी बढ़ी फिर इतनी रह गई, ठीक है। तो यहाँ के बाद से करंट जो कांस्टेंट हो गई थी इसे बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है, इसे बोलते हैं सैचुरेशन करंट। और ये I1 इंटेंसिटी पे बनाई थी। उसके बाद इन्होंने जब इंटेंसिटी को बढ़ाया, ठीक है, I2 किया, ठीक है, तो देखा जीरो पोटेंशियल पर ही पहले से ही ज़्यादा करंट मिल रही है। वैसे भी आपको भी ऐसे आपने क्या देखा था यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में कि जब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शुरू हो जाता है 50 वाट पे, ठीक है, जैसे ही 100 वाट का बल्ब यूज़ किया तो करंट डबल हो गई ना, 2I हो गई ना। तो वही बता रहे थे कि जैसे ही इंटेंसिटी को बढ़ाया तो सच जो यहाँ पे जो जीरो वोल्ट पोटेंशियल, जो जीरो पोटेंशियल पे जो करंट मिल रही है वो भी पहले से ज़्यादा है, ठीक है। उसके जैसे ही पोटेंशियल बढ़ाया तो फिर थोड़ी सी करंट बढ़ी, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गई इस तरह से, ठीक। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे I2 ज़्यादा है, I1 कम, तो ये I2 इंटेंसिटी ज़्यादा है लाइट की और I1 कम है। इसी तरह अगर हम इंटेंसिटी और बढ़ा देंगे तो और फोटो करंट बढ़ जाएगी, बस यही होगा। लेकिन उन्होंने जब नेगेटिव पोटेंशियल लगाया तो देखा कि नेगेटिव पोटेंशियल लगाते टाइम ये जो करंट, ये फोटो करंट ये डिक्रीज हो रही है और एक ऐसा पोटेंशियल आया जिसपे करंट जीरो हो गई लगभग, ठीक। उसी तरह सेम जो I2 इंटेंसिटी पे फोटो करंट वो भी सेम पोटेंशियल पर जीरो हो गई, ठीक। उसी तरह अगर और इंटेंसिटी बढ़ाते तो वो भी सेम पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जा रही थी, ठीक है। तो इस सेम पोटेंशियल को उन्होंने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ठीक है। ये पता कैसे लगा करंट जीरो हो रही है, क्योंकि यहाँ से जब इसमें निगेटिव पोटेंशियल लगाया गया होगा तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच रहे थे इस ए नॉट तक, तो करंट फ्लो हो रही थी। लेकिन हुआ क्या कि जब निगेटिव पोटेंशियल लगाया गया तो इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके थे, लेकिन ये इस प्लेट तक नहीं पहुँच पा रहे थे, क्योंकि इस प्लेट पर इस टाइम निगेटिव पोटेंशियल लगा हुआ है। प्लेट पर निगेटिव पोटेंशियल लगा दिया है तो इधर भी निगेटिव चार्ज, इधर भी निगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता लगा कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है जो यहाँ से निकल चुके थे। वो कैसे पता लगेगा, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने देखा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की इस समय इस पोटेंशियल पर करंट जीरो हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा है दूसरी प्लेट तक। यानी कि ये पोटेंशियल से हम लोग निकालेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी, और यही पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इस तरह से हम लोगों ने ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के थ्रू पता कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो होगी E/V0। तो जब डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल लगाया गया तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन देखे गए कि द फोटो करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड IP डिक्रीज, मतलब फोटो करंट डिक्रीज हो जाती है, एंड बिकम जीरो, जिस पोटेंशियल पर फोटो करंट जीरो हो जाती है उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज़ करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या, E/V0। तो अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इस वाले ग्राफ में क्या था कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये जो था डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए था, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए था, ठीक है। अभी भी हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, इस बार देखेंगे। तो इस एक्सिस से बना लेंगे हम लोग फोटो करंट और इस एक्सिस पे हम लोग बना लेंगे पोटेंशियल, ठीक है। ये जीरो पोटेंशियल, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब निगेटिव पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पे फोटो करंट है, ठीक। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ली जो कि I इंटेंसिटी की लाइट ली, ठीक है। और एक येलो बल्ब सपोज करो जला के इस पर इंसिडेंट कराया गया होगा लाइट, तो इस तरह से फोटो करंट फ्लो हो रही थी और इस तरह से सैचुरेशन करंट फ्लो हो रही थी। उसके बाद जब इन्होंने पोटेंशियल को डिक्रीज़ किया, निगेटिव पोटेंशियल लगाया, तो देखा कि ये करंट जीरो हो रही है, करंट धीरे धीरे करके इस तरह से जीरो हो गई, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट जीरो हो गई, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अभी भी I इंटेंसिटी की लाइट यूज़ करी, लेकिन इस बार फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया और ग्रीन कलर की लाइट का बल्ब, उस पर ग्रीन लाइट का जो बल्ब था वो यूज़ किया और ग्रीन लाइट इंसिडेंट कराई मेटल के सरफेस पे। तो देखा गया कि इस बार जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया और इंटेंसिटी अभी भी I रखी, और उसके बाद जब इन्होंने रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल लगाया तो देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ गया पहले से, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 था येलो लाइट के लिए, उसके बाद ग्रीन लाइट के लिए V0 से कुछ बढ़ गया, उसके बाद ब्लू लाइट के लिए कुछ और बढ़ गया। तो सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हायर फ्रीक्वेंसी मतलब ब्लू लाइट के लिए था, उसके बाद फिर ग्रीन लाइट के लिए, उसके बाद फिर येलो लाइट के लिए। इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर इंटेंसिटी सेम कर दी गई है, उसके बाद अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रही है।
और इलेक्ट्रॉन तो लाइट जब उससे पड़ी थी, जब फोटोन उस पर पड़े थे, लाइट पड़ी थी, तो ये लाइट को, ये मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्व किया इस एनर्जी को, और वो मेटल के सरफेस से इस तरह से बाहर निकल के आए। तो जब बाहर निकल कर आए होंगे तो बाहर निकलने के प्रोसेस में भी एनर्जी खर्चा हुई होगी, जिसे बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आ गया ना, तो इसके पास इतनी इनफ एनर्जी है कि ये अपने आप मोशन कर सकता है, तभी तो जीरो पोटेंशियल पर भी तो कुछ करंट मिल रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी उसके पास और थी, जो बची रह गई वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज़ हो गई। तो इससे ये हम लोग को ऑब्जर्वेशन मिला। इस तरह से ये देखा गया कि जो लाइट जिसकी एनर्जी होती है H इंटू एफ, मतलब HF, वो लाइट कोई भी मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको एब्जॉर्ब करेगा, और वो लाइट की एनर्जी को दो टाइप से यूज़ करेगा। पहली तो वर्क फंक्शन के रूप में मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए, और फिर जो एनर्जी बच जाएगी वो इलेक्ट्रॉन रख लेगा, जो कि अपने पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो यूज़ करेगा एनर्जी। तो ये इससे रिजल्ट निकल कर आया, और इस बात को एक्सप्लेन किया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने इन 1905, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो अब हम लोग देखते हैं आइंस्टीन्स लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें पहला ये जो ऑब्जर्वेशन निकला कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर फोटो करंट नहीं डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड करती है। And then Einstein explained photoelectric effect on the basis of quantum theory of light. Einstein's explained photoelectric effect (PE) effect on the basis of quantum theory of light. Quantum theory of light क्या है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। Quantum theory of लाइट, जो कि लाइट का फोटोन मॉडल था, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब लाइट एक पार्टिकल होते हैं और उस पार्टिकल की एनर्जी होती है HV, और इन पार्टिकल को कहते हैं फोटोन, क्वांटा, बंडल, या फिर कुछ भी नाम दे दीजिए। इस तरह के नाम दिए गए थे जो कि मैक्स प्लैंक ने दिए थे स्टार्टिंग में। आइंस्टीन ने बताया अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कि इस तरह से आइंस्टीन ने अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी बोला कि लाइट कंटेन फोटोन ऑफ एनर्जी HF। व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी HF इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। फिर बोला कि some part of energy of photon is used as the work function and the remaining part of energy appear as the kinetic energy of electron, and gave equation। ये इक्वेशन दी, क्या दी इक्वेशन कि HF is equal to phi प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या किया कि के मैक्स इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं ना HF माइनस फाई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से जो फाई होता है, फाई तो वर्क फंक्शन है। फाई के बारे में अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोग को कि फाई इज इक्वल टू होता है HF नॉट, ठीक है। F नॉट होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से के मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा HF माइनस F नॉट। दिस इक्वेशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस था, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि जैसे ही लाइट पड़ी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए, मतलब एट फास्ट, वेरी इंस्टेंटेनियस, कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं था। जैसे इस पर लाइट पड़ी तुरंत करंट फ्लो होना शुरू हो गई थी, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस था। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। इस वजह से हम लोग को लगा बाद में, मतलब उस टाइम के जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे लोगों ने, ये एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया था, उससे उन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को समझने में आसानी हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए पहले तो लाइट को लोग वेव समझते थे कि ये वेव नेचर दिखाती है। अगर लाइट वेव नेचर दिखा रही होती तो जब हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में रेड लाइट यूज़ करी थी लगभग 1000 वाट की ना, एनर्जी तो बढ़ा दिया। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, वेव के अकॉर्डिंग अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो मतलब एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। अब एनर्जी बढ़ रही है तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं शुरू हुआ। आप चाहे 10,000 वाट की जो है लाइट जला दीजिए तब भी जो है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो होता है कि लाइट वेव नेचर नहीं रखती है। दूसरा क्या था कि अगर लाइट वेव नेचर रखती होती, इस तरह से वेव चलती है ना, तो ये मेटल सरफेस से पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकलना है। तो ऐसा थोड़ा ना कि वेव पड़ेगी और तुरंत इसको एनर्जी मिल जाएगी। तो वेव तो चलती रहती। जब पूरी वेव पड़ जाएगी, ठीक है, तब उसको इनफ एनर्जी मिल जाएगी, तब इसे लगेगा अब इसे निकलना चाहिए, ठीक है। एंड वेव तो उस पर पड़ेगा। वेव में क्या होता है कि तुरंत एनर्जी नहीं मिलती, टाइम लगता है, ठीक है। इस तरह से वेव चल रही होती है, ठीक है। तो पर सेकंड पर यूनिट एरिया जब एनर्जी उस पर पड़ेगी सफिशिएंट निकलने के लिए, तभी वो निकलेगा। लेकिन ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस था, जैसे ही लाइट पड़े तुरंत निकल रहा है। इस तरह से लाइट की वेव थ्योरी के साथ साथ लाइट के पार्टिकल थ्योरी को भी कंफर्म किया गया, जो कि साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने दिया, ठीक है। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने लाइट के डुअल नेचर को एक्सप्लेन किया। डी ब्रॉगली एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ लाइट। डी ब्रॉगली से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो डुअल नेचर का मतलब क्या हो गया कि अब आप लोग क्या कर रहे हो कि जो लाइट है वो लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है,
लाइट को आप वेव भी कह रहे हो, पार्टिकल भी कह रहे हो, तो हम इसे वेव कब बोलेंगे और पार्टिकल कब बोलेंगे? तो सिंपल सिंपल आइंस्टीन ने उस टाइम बता दिया कि व्हेन लाइट इंटरेक्ट व्हेन लाइट इंटरेक्ट विद पार्टिकल, इट बिहेव एज पार्टिकल, इट बिहेव एज पार्टिकल, ठीक। व्हेन लाइट व्हेन लाइट इंटरेक्ट विद व्हेन लाइट इंटरेक्ट विद वेव, ठीक है, जब वेव से इंटरेक्ट करेगी देन इट बिहेव एज अ लाइट बिहेव एज अ वेव, लाइट बिहेव्स एज अ वेव, ठीक है। तो यहाँ से लाइट का डुअल नेचर निकल कर आ गया कि लाइट पार्टिकल भी होती है, लाइट वेव भी होती है। जब वो पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगी तो पार्टिकल नेचर दिखाएगी, जब लाइट वेव से इंटरेक्ट करेगी तो वेव नेचर दिखाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव की नेचर दिखा रही है ना। तो लाइट उस टाइम किससे इंटरेक्ट कर रही है भाई साहब? वेव से ही तो कर रही है। यहाँ से एक लाइट वेव निकली, यहाँ से एक लाइट वेव निकली, ये आपस में इंटरेक्ट कर रही, तो यहाँ पे फ्रिंजेस बनेंगी क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन वेव से हो रहा है। लेकिन मेटल सर्फेस पे क्या था कि लाइट यहाँ मेटल सर्फेस पे जब पड़ रही है तो लाइट किससे इंटरेक्ट कर रही है? पार्टिकल से कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रही है। तो मतलब यहाँ पे इसको पार्टिकल नेचर दिखाना ही पड़ेगा। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कंप्लीट। इस तरह से यहाँ पे फोटोन मॉडल आया था। अब ये फोटोन मॉडल थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि मतलब फोटोन होते क्या हैं। फोटोन एक फिक्स फ्रिक्वेंसी का एक क्वांटा बंडल होता है जिसकी एनर्जी होती है एच म्यू, ठीक है। एच म्यू एनर्जी होती है, म्यू फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी को अगर एफ से लिख रहे हैं तो मैं एफ से लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन जो था इजिकल टू MC स्क्वायर ना, तो यहाँ पे इस एनर्जी को MC स्क्वायर के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एफ को लिख सकते हैं C बाई लैम्डा, तो यहाँ से C बाई लैम्डा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा MC स्क्वायर, C से C कट जाएगा तो मिला H बाई लैम्डा, ठीक है। यहाँ से मिला हम लोग को H बाई लैम्डा, और ये MC को हम लोग लिख देंगे मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम बराबर हो गया H बाई लैम्डा। तो यहाँ से डी ब्रॉगली ने दिया मैटर वेव का कंसेप्ट, यानी कि बोला कि मैटर वेव यानी कि डी ब्रॉगली वेव होती है H/P। ये मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट आया क्यों? आया इसलिए क्योंकि सब लोग बोल रहे हो कि लाइट होती तो वेव है, लेकिन आप उसको पार्टिकल बोल रहे हो। तो लोगों ने बोला कि हम पार्टिकल को अब वेव बोलेंगे। जब आप वेव को लाइट वेव को पार्टिकल बोल सकते हो तो हम पार्टिकल को भी वेव भी बोलेंगे। तो हाँ, ये सही होता है कि हर एक पार्टिकल दुनिया में वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। बस हम उसे जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो हम लोग को पार्टिकल की तरह दिखता है, लेकिन जब हम लोग उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते तो एक्चुअल में वो वेव की तरह ऑब्जर्व होता है। जैसे आपने कभी पुराने ज़माने के गेम खेले होंगे तो स्क्रीन पर आप जितनी चीज़ें देख रहे होते हैं वही अपीयर होती हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में इधर दौड़ रहे हो तो जब दौड़ते हुए जाओगे तो पीछे की स्क्रीन ब्लैक होती चली जाती है ना। तो सेम यही कंसेप्ट की तरह से उन्होंने बोला था, यानी कि द वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल इज नोन एज मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव। और डी ब्रॉगली वेव इज गिवन बाई लैम्डा इजकल टू H/P। ये ध्यान रखिएगा, लैम्डा इजकल टू H/P। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, P बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है? P बराबर होता है √2m इंटू के, ठीक है। तो यहाँ से हम P की जगह पे रख देंगे 2m के, तो हम लोग को क्या मिला? हम लोग को मिला लैम्डा इजकल टू H/√2m के। तो ये भी एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बस P की वैल्यू, P का मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुला रखेंगे तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट मिलती चली जाएगी। अब अगर बोला कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और इस इलेक्ट्रॉन को एस्केलेट किया गया है एक यहाँ पे हायर पोटेंशियल लगा के, जो कि पोटेंशियल लगाया गया होगा V0 पोटेंशियल लगाया गया होगा। सपोज करिए हमने V पोटेंशियल यहाँ पे लगाया और ये इलेक्ट्रॉन एस्केलेट हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मूविंग पार्टिकल हो गया, मूविंग पार्टिकल हो गया, है ना। तो मूविंग पार्टिकल से एक वेव एसोसिएट होती है जिसे बोलते हैं, इससे एक वेव एसोसिएट होगी जिसे बोलेंगे मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मैटर वेव का कंसेप्ट था ये डी ब्रॉगली ने ही दिया था, ठीक है। और दिस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू H/P, ठीक है। अब यहाँ पे P की जगह पे हम लोग रख सकते हैं H/2m इंटू एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूविंग है। ये एनर्जी इसके पास आई कहाँ से? ये एनर्जी थी इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि EV। तो हम लोग यहाँ पे H की जगह पे रख सकते हैं, E की जगह पे रख सकते हैं EV, ठीक है। मतलब ये कैपिटल E एनर्जी की जगह पे रख सकते हैं EV। तो ये मिला हम लोग को 2m ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे m और e क्या है? m इलेक्ट्रॉन का मास, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर ये सब और h है प्लैंक कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू रख के अगर कैलकुलेट करते हैं और वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में निकाले तो ये आएगी 12.7 डिवाइडेड बाई √v एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट आप याद रखिए। अगर क्वेश्चन आता है कि 10,000 वोल्टेज से किसी इलेक्ट्रॉन को एस्केलेट किया गया है तो बताइए कितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये इतना काफ़ी था मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ये था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस जो लेक्चर था इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा।